दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के धरातलीय स्वरूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में किस क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है? झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में किस क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है? दोस्तों, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। किसका योगदान है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का ही सर्वप्रमुख योगदान है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। दोस्तों, कौन सा भाग है प्रायद्वीपीय पठार का? तो उत्तर पूर्वी भाग है। दोस्तों, यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ तक है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ तक है? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ? छोटा नागपुर पठार का निर्माण आखिर कैसे हुआ? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। कैसे हुआ है? मुख्यतः लावा के जमाव से। दोस्तों, अगला सवाल है कि झारखंड में जल के अंतः स्पंदन की दर के कम होने की वजह क्या है? झारखंड में जल के अंतः स्पंदन की दर के कम होने की वजह क्या है? दोस्तों, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है। दोस्तों, मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। दोस्तों, परिणामतः यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। दोस्तों, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण ही जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। तो दोस्तों, किसके कारण होती है? झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, दूसरा मृदा की छिद्रता में कमी, तीसरा पठारी ढाल के कारण ही जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। दोस्तों, अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। कितनी है? 760 मीटर। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है समेत शिखर, जिसे हम पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो समेत शिखर है, जिसका नाम और क्या है? पारसनाथ पहाड़ी। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है, जो लगभग 4478 फीट के बराबर है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, जो 4478 या 4478 फीट के बराबर है। दोस्तों, अगला सवाल है कि पाट का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, पाट का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, पाट का अर्थ होता है समतल जमीन। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग क्या है? दोस्तों, पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है पाट क्षेत्र। दोस्तों, पाट क्षेत्र ही पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। अगला सवाल है, पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है?
दोस्तों पाट क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। दोस्तों इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। दोस्तों अगला सवाल है कि पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है। दोस्तों पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है, तो दोस्तों पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है पाट क्षेत्र की आकृति। दोस्तों अगला सवाल है कि पाट क्षेत्र की शीर्ष, एक मिनट दोस्तों अगला सवाल कहता है कि पाट क्षेत्र की शीर्ष तथा आधार किस दिशा में है। दोस्तों पाट क्षेत्र की जो शीर्ष है ये दक्षिण में है तथा आधार इसका कहाँ पर है, तो आधार इसके उत्तर में है। दोस्तों पाट क्षेत्र की जो शीर्ष है वो दक्षिण में है तथा आधार कहाँ पर है, तो आधार किस दिशा में है, तो उत्तर में है। अगला सवाल है दोस्तों कि पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो दोस्तों पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग कहलाता है टांड़। क्या कहलाता है? टांड़ कहलाता है पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग। दोस्तों अगला सवाल है कि पाट क्षेत्र का निचला भाग क्या कहलाता है। दोस्तों पाट क्षेत्र का निचला भाग दोन कहलाता है। क्या कहलाता है? दोन। अगला सवाल है पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 900 मीटर, जो लगभग 3000 फीट के बराबर है। दोस्तों पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर या 3000 फीट। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट क्या हैं। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट के नाम बताएं। तो दोस्तों झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट है, पहला है नेतरहाट पाट। दोस्तों नेतरहाट पाट की ऊंचाई है 1180 मीटर या हम कह सकते हैं 3871 फीट। दोस्तों सबसे ऊंचे 3 सबसे ऊंचे पाट में पहला है नेतरहाट पाट जिसकी ऊंचाई है 1180 मीटर या 3871 फीट। दूसरा है गणेशपुर पाट जिसकी ऊंचाई है 1171 मीटर। तीसरा है जनीरा पाट जिसकी ऊंचाई है 1142 मीटर। दोस्तों झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट कौन कौन से हैं, तो नेतरहाट पाट है, गणेशपुर पाट है और जनीरा पाट है। दोस्तों नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है, तो 1180 मीटर। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है, तो 1171 मीटर और जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है, तो 1142 मीटर। दोस्तों अगला सवाल है कि पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताइए। पाट क्षेत्र के प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताएं। तो दोस्तों पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां हैं सानू एवं सारवू पहाड़ी। क्या है? सानू और सारवू पहाड़ी। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां हैं पहाड़ियां सानू एवं सारवू पहाड़ी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र ही है। दोस्तों पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अगला सवाल है कि तस्तरी नुमा बारवे का मैदान किसका हिस्सा है। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान किसका हिस्सा है दोस्तों, तो दोस्तों तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? झारखंड के पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है तस्तरी नुमा बारवे का मैदान। अगला सवाल है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग क्या है। दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार ही झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। अगला सवाल है कि रांची के पठार की समुद्र तल से औसतन कितनी ऊंचाई है। रांची के पठार की समुद्र तल से औसतन कितनी ऊंचाई है, तो दोस्तों यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। दोस्तों यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। दोस्तों अगला सवाल है कि रांची के पठार की आकृति कैसी है। तो दोस्तों रांची के पठार की आकृति चौकोर है। रांची के पठार की आकृति कैसी है दोस्तों, तो रांची के पठार की आकृति चौकोर है। जबकि पाट क्षेत्र का आकृति कैसा है, तो पाट क्षेत्र की आकृति है त्रिभुजाकार और वहीं रांची पठार की आकृति कैसी है, तो चौकोर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है
कि रांची के पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण किसका निर्माण करती है? दोस्तों, रांची के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों, रांची के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो जलप्रपातों का। दोस्तों, इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि रांची के पठार क्षेत्र की प्रमुख जलप्रपातों के नाम बताइए। दोस्तों, रांची के पठार क्षेत्र की प्रमुख जलप्रपातों के नाम बताइए। तो दोस्तों, इनमें प्रमुख है जलप्रपात बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू दसम जोन्हा और गौतम धारा जलप्रपात। दोस्तों, इनमें प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू दसम जोन्हा और गौतम धारा आदि प्रमुख है। तो कौन कौन से प्रमुख है? बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू दसम जोन्हा, गौतम धारा आदि प्रमुख है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि हजारीबाग के पठार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दोस्तों, हजारीबाग के पठारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार का विस्तार कहाँ है? दोस्तों, ऊपरी हजारीबाग का पठार का जो विस्तार है वो रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। दोस्तों, ऊपरी हजारीबाग का पठार का विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि भूतकाल में यह किसके साथ जुड़ा हुआ था? दोस्तों, भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों, भूतकाल में ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल है कि किसके कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया? किसके कारण यह जो है रांची पठार से पृथक हो गया? दोस्तों, भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। दोस्तों, भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। तो दोस्तों, किसके कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया? तो दामोदर नदी के कटाव के कारण ही यह रांची पठार से पृथक हो गया। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि ऊपरी हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऊपरी हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, समुद्र तल से इस पठार की औसत ऊंचाई है 600 मीटर, जिसे हम 1970 फीट भी कह सकते हैं। दोस्तों, 600 मीटर या 1970 फीट इसकी जो है इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कितनी है? 600 मीटर या 1970 फीट। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है झारखंड की निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र क्या है? दोस्तों, झारखंड की निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है निचला हजारीबाग का पठार। दोस्तों, अगला सवाल है कि निचला हजारीबाग के पठार का विस्तार है। दोस्तों, निचला हजारीबाग के पठार का विस्तार है हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में। कहाँ पर विस्तार है इसका? हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में ही निचला हजारीबाग पठार का विस्तार है। दोस्तों, अगला सवाल है कि इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, निचले हजारीबाग के पठार को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, चूंकि छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में यह अवस्थित है, इसी कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य पठार। दोस्तों, छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि निचला हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? निचला हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो दोस्तों, निचला हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है 450 मीटर या 1476 फीट भी कह सकते हैं। कितनी ऊंचाई है? यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से 450 मीटर लगभग 1476 फीट ऊंचा है। कितना है? 1476 फीट ऊंचा है, जिसे हम कह सकते हैं 450 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र क्या है? दोस्तों, झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र निचला हजारीबाग का पठार ही है। दोस्तों, अगला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों,
पारसनाथ की जो पहाड़ी है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, या हम कह सकते हैं 4478 फीट। दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट। किसके निकट? तो बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर, या हम कह सकते हैं 4478 फीट है। दोस्तों अगला सवाल है कि निचला हजारीबाग का पठार किससे निर्मित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं निचला हजारीबाग का पठार जो है यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। कैसे निर्मित है? तो दोस्तों निचला हजारीबाग का पठार किससे निर्मित है? तो दोस्तों यह जो है अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राजमहल की पहाड़ियाँ कैसे निर्मित हुई है? राजमहल की पहाड़ियाँ कैसे निर्मित हुई है? दोस्तों यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुई है। दोस्तों यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुई है। अगला सवाल है कि यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन कितना ऊंचा है? यह जो पठारी क्षेत्र है यह समुद्र तल से औसतन कितना ऊंचा है? दोस्तों यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 150 से 300 मीटर ऊंचा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ तक है? दोस्तों राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है। दोस्तों राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राजमहल की पहाड़ी बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है? दोस्तों राजमहल की पहाड़ी बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है? तो दोस्तों राजमहल की जो पहाड़ी है ये बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। दोस्तों इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। अगला सवाल है कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है? दोस्तों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। दोस्तों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। अगला सवाल है कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम है टोंगरी। क्या कहते हैं इसे? टोंगरी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि इस क्षेत्र में स्थित गुंबद नुमा पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों इस क्षेत्र में स्थित गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है डोंगरी। क्या कहते हैं इसे? डोंगरी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र क्या है? दोस्तों इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों चाईबासा का मैदान ही इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों चाईबासा का मैदान ही इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है? चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दोस्तों चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दोस्तों चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दोस्तों अब हम देखेंगे चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जो है किन श्रेणियों में घिरा हुआ है। दोस्तों ये है हमारा चाईबासा का मैदानी क्षेत्र, जिसके उत्तर में क्या है दोस्तों? इसके उत्तर में दालमा की श्रेणी है। और दोस्तों पश्चिमोत्तर में क्या है? तो पश्चिमोत्तर में हमारा है पोरहाट की पहाड़ी। पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम देखें तो पश्चिम में क्या है? तो दोस्तों पश्चिम में सारंडा वन है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में सारंडा वन फैला हुआ है। दोस्तों इसके पूर्व में ढालभूम श्रेणी है। इसके पूर्व में क्या है? ढालभूम श्रेणी। दोस्तों इसके दक्षिण में क्या है? तो दोस्तों इसके दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है। क्या है? कोल्हान पहाड़ी। दोस्तों चाईबासा का मैदान के उत्तर में
क्या है? तो दोस्तों इसके उत्तर में है दालमा की श्रेणी। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके पूर्व में जाए तो इसके पूर्व में क्या है? तो दोस्तों पूर्व में है डालभूम की श्रेणी। दोस्तों इसके पश्चिम में क्या है? तो इसके पश्चिम में सरंडा वन है। दोस्तों इसके पश्चिमोत्तर में क्या है? तो दोस्तों इसके पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी है। और अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो दक्षिण की ओर क्या है दोस्तों? तो कोल्हान पहाड़ी। दोस्तों अगला और आखिरी सवाल है कि राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में क्या है? दोस्तों इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों? अजय नदी घाटी।